बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान नना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। क्योंकि आज हम दूसरे रोज़े में प्रोग्राम में आपके साथ हैं, क्योंकि कल संडे था, तो आज हम आप लोगों को रमज़ान मुबारक भी कहेंगे। अल्लाह ताला का हमें लाख लाख शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें एक बार फिर से ये नेमतों और बरकतों वाला महीना जो है इससे नवाजा है। तो सभी लोग आप जब इबादत करें, रोज़े रखें, तो बिल्कुल खुश दिली के साथ, साफ़ दिली के साथ अल्लाह ताला की याद में जब भी बैठे हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। और दुआ ये भी है कि ये बरकतों वाला महीना खैर व आफ़ियत के साथ गुजरे, हम अच्छी तरह से रोज़े रख सकें। सो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की कुछ बात कर लेते हैं। आज के प्रोग्राम में हम खबरें भी शामिल करेंगे, हमारे मेहमान भी होंगे और इसके साथ साथ सेगमेंट्स भी हिस्सा बनाएंगे। आज के शो का आगाज़ करते हैं आज की अच्छी बात से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, ये रमज़ान का महीना ये सिला रहमी का महीना है। देखना, इंसानियत के साथ सिला रहमी वाला मामला फरमाते रहना। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो महीना है जिसमें अल्लाह मोमिन के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमाते रहते हैं। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह मोमिन के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमाते रहते हैं। इसलिए जितना हो सके इस महीने में इंसानियत के साथ हमदर्दी करते रहना। अल्लाह मुझे भी आपको भी सिला रहमी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी नाज़रीन, आज की अच्छी बात आपने जानी। आज के दिन एक अहम चीज़ जो कि हम आपसे डिस्कस करेंगे, सिटी न्यूज़ नेटवर्क से जुड़े इंतहाई अहम शख्स असद शाही मरहूम, जिन्हें हमसे बिछड़े आज 7 बरस बीत गए हैं। कुछ उनकी खिदमात, कुछ उनकी यादें ताज़ा करेंगे। और वाकई कुछ लोग बहुत ज़्यादा ख़ास होते हैं कि उनके जाने के बाद हमेशा उनके काम, उनकी यादें, हर जगह उसकी बातचीत की जाती है। आज भी हमारे दफ्तर में सभी लोग शाही साहब को याद कर रहे हैं और उनकी वो छोटी छोटी बातें जिनसे वो खुशियाँ बिखेरते थे, जिनसे वो अक्सर ऐसा होता था कि हम लोगों को उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलता था। जैसे घर में बड़ों का एक रोल होता है, हमेशा शाही साहब का रोल वो रहा है। तो शाही साहब की खिदमात के बारे में उनके कलीग्स भी जिक्र करते रहते हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। कुछ उनकी खिदमात, कुछ उनके साथ गुजरा वक्त, अपने रिपोर्टर्स को खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ शाहिद सिपरा और अली शाही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल चाल है? अच्छा, पहले शाही साहब से आगाज़ कर लेते हैं। अली शाही, बिलाशुबा ये दिन आप लोगों के लिए एक दुख भरा दिन भी होगा, लेकिन जिस तरह से शाही साहब के सब लोग याद करते हैं, तारीफ़ें करते हैं, अच्छा भी महसूस होता होगा। क्या कहेंगे? जी ना, बिल्कुल। आज का ही दिन था कि सुबह सुबह हमने नाश्ता किया, तो मुझे शाही साहब ने कहा कि मुझे ट्रांसपोर्ट हाउस सेक्रेटरी एक्साइज के ऑफिस में छोड़ दें और आप अम्मी अब्बू को ले आए, अम्मी अब्बू को चेकअप करवाना है। तो मैं शाही साहब को तकरीबन इसी वक्त वहाँ पे उतारा है और मैं चला गया गाँव। फिर शाम को जब फ़ोन आया तो सारे वहीं पे थे, सिपरा साहब भी थे, सारे दफ्तर के लोग थे, बॉस भी थे। तो मेरा एक दोस्त था जो शाही साहब के साथ आया था, उसका उसने कहा जल्दी पहुँचे आप लाहौर। हम रास्ते में थे, गुजरावाला के करीब था, मुझे उसका फ़ोन आया कि आप ना आए, हम आ रहे हैं। मेरे साथ वालदा और वालिद साहब थे। मैं इस बात को समझ गया, लेकिन मैं वहाँ से तकरीबन 35 किलोमीटर आगे ट्रैवल किया और मुझ में हिम्मत नहीं थी कि अम्मी अब्बू को कैसे ये बताऊँ कि शाही साहब की डेथ हो गई। फिर मैं वालिद साहब को एक वो पेट्रोल पंप के पे रोका, वहाँ पे पानी लेके दिया उनको। मैंने कहा कि हमने वापस जाना है। वो कैफियत काफ़ी थी वहाँ पे, अलमनाक था कि हमने तकरीबन पौना घंटा या 1 घंटा वहाँ पे बैठे रहे, समझ ही नहीं आ रही थी। फिर वो ड्राइवर साहब था, वो हमें लेके गया वापस। वो ये दिन तो हमें नहीं भूलता, ना मेरी फैमिली को, ना वालिदैन, क्योंकि हम जो कुछ भी हैं वो सारा कुछ शाही साहब की वजह से हैं। वो मेरे वालिद साहब जिस दिन शाही साहब की डेथ हुई थी, तो वो कहते थे कि आप आज यतीम हो गए, क्योंकि उन्होंने हमेशा बाप की तरह हमारे साथ किया। सबसे बड़े थे, घर के सारे मामलात वो देखते थे, सारी चीज़ों पे वही फोकस रखते थे और हर माइक्रो लेवल पे जो हमारा मामला था वो भी देखते थे। जो बड़े बड़े कोई
किसी ने घर ख़रीदना है या प्लाट लेना है, हर चीज़ का फ़ैसला साई साहब का होता है। तो उनके जाने के बाद तो बिल्कुल हम बहुत ज़्यादा समझें कि एक दूसरे से हिम्मत नहीं की बात तो कभी करते भी थे। पूरा नहीं हो सकता, हमेशा जिस तो तरह आपने बाकी आज वो पूरा दिन आपकी एक मंजर आपकी आंखों के सामने है। बस बाकी अगर वो जिस तरह आप बात कर रही थी कि साई साहब को याद करने के हवाले से, तो मेरा ख्याल है कि मैं तकरीबन 6.5 साल हो गए हैं जर्नलिज्म में, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा कि जिसमें साई साहब का तज़किरा नहीं होता। बिलाशुबा मैं बीट में जाता हूँ, एक्साइज जाऊँगा, जेल ऑफिस जाऊँगा, IG ऑफिस जाऊँगा, सेफ सिटीज़ जाऊँगा, तकरीबन सब लोग वहाँ पे वो मौजूद हैं जिनके साथ साई साहब ने काम किया हुआ है। तो कभी कोई ये होता है कि अक्सर मेरे सामने तो हर बंदा तारीफ़ करता है, लेकिन मैंने कभी किसी से ये नहीं सुना कि साई साहब ने उसके साथ कोई गलत किया हो, या हर बंदा बड़े अच्छे लफ्ज़ों में याद करता है। और फिर जिस तरह सिटी 42 ने साई साहब को ज़िंदा रखे हुए हैं, हर साल इस दिन बिलाशुबा सिटी 42 तो बुनियाद रखने वालों में साई साहब का नाम जो है वो बिल्कुल नुमाया है। और इसका एक बड़ा हमें जो है मिसाल तब मिलती है जैसे ही हमारा ये नया सेटअप बना, नया न्यूज़ रूम बना और बाहर इतनी बड़ी नाम की तख्ती लगाई गई है, अरशद साई न्यूज़ रूम। इससे बड़ी बात क्या होती है? फिर ये है कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो साई साहब को नहीं जानते और उनके साथ मेरा इंटरेक्शन है, तो वो मुझे यही कहते हैं कि वो जो तस्वीर जेल रोड पे जो हमारा ऑफिस था उसमें साई साहब की बड़ी तस्वीर लगी हुई थी, उसमें सारे हर बंदा फिर वो इसमें पूछता है। फिर यहाँ पे आए हैं तो ये सारा जो हमारा न्यूज़ रूम है वो भी साई साहब के नाम पे है। तो बॉस ने तो बड़ा हमेशा इस चीज़ को याद रखा है। और सारे बहुत ये सारे अब सिपरा साहब हैं, जैन साहब हैं, अहमद रज़ा साहब हैं, ये सारे जितने लोग हैं ये शुरू से यहाँ पे इकट्ठे काम कर रहे हैं। और इनकी आपस में ज़ाहिर है कोई बात भी होती होगी, लेकिन कभी कोई बंदा ये नहीं कहता कि साई साहब 2-4 घंटे से ज़्यादा नाराज़ ही नहीं रहते थे। मुझे कभी डांटते थे ना तो मुझे फौरी को 2 घंटे बाद फ़ोन आ जाता था, तो क्या चाहिए तुम्हें, हो जाएगा काम। तो वो बड़ा, और मैंने बहुत ज़्यादा उनको शफीक इंसान पाया जहाँ कहीं पे वो काम से सिपरा साहब आप लोग को डांटते हुए नज़र आते थे, कुछ ही देर बाद नीचे आप लोगों के साथ गपशप लगाते हुए भी नज़र आ रहे होते थे। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो हमें उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करनी चाहिए, उनके अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे और आखिरत के जो मराहिल हैं उसमें कामयाब करे। देखें, साई साहब के तो बड़े भाई थे, जिस तरह वो बता रहे हैं कि वालिद की जगह में थे, हमारे लिए भी उसी तरह ही थे। हमारे लिए तो वो उस्ताद की हैसियत रखते हैं, हमने उनसे सीखा। और जिस टाइम का ये जिक्र कर रहे हैं कि जब 42 लॉन्च हुआ और उसके 3-4 महीने के बाद जब मैं आया यहाँ पे, तो साई साहब और हाजी आमिर रज़ा और ये सब लोग थे, इन्हीं से मैंने सीखा। और साई साहब की डांट मुझे अभी भी याद है कि मैं नाइट पे, शुरू में मुझे नाइट ड्यूटी लगी मेरी, और सर्दियों के दिन हुआ करते थे, तो मैं अक्सर रात में निकलना मुश्किल होता था। तो साई साहब ने चलते फिरते रात कभी 12 बजे आ जाना, कभी 1 बजे आ जाना, और फिर उन्होंने डांटना कि आप बैठे हैं, दफ्तर बैठना, रिपोर्टर बंदा नहीं बनता, मतलब इस तरह की बातें करना। और ये वो चीज़ें होती थी जो आपको आगे लेकर जाने के लिए आप में जज्बा पैदा करती हैं। दूसरी बात ये कि मुझे तो ये वैसे भी उस्ताद की हैसियत तो थी, दूसरा नहीं भूलेगा, चूँकि इनकी डेथ से 1 हफ़्ता पहले मेरी शादी थी, मेरा वलीमा था, और मेरे वलीमे के तमाम मामलात, मेरे जो गेस्ट, जो मेहमान आ रहे थे, उनको बिठाना, उनके साथ बैठना, उनको खाना खिलाना, ये सारी ज़िम्मेदारी उनके पास थी। और वो जैसे ही मेरी अपनी शादी की एनिवर्सरी आती है तो उसके अगले हफ्ते जो है वो उनकी डेथ का ही आ जाता है कि ठीक 7 दिन के बाद, मतलब 1 हफ्ते को मेरी शादी थी और अगले हफ्ते को उनकी डेथ हुई थी। तो साई साहब के लिए तो ये है ही सही, लेकिन हमारे इदारे के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। मुझे याद है जो हम ये वीडियोस चला रहे हैं, ये साई साहब को भी याद होगा, ये कोई CTT का शायद कोई थाना बना था और उसका मामला था, और उन्होंने जाके फुटेज बनाई थी और उसके बाद रिपोर्ट किया था। और कई दफ़ा नाकों पे रोका जाता है, कई दफ़ा जब वो थे हयात तो रोका जाता है, और हमें कहना कि साई साहब के नाम लेना और छोड़ देना। मतलब कहने का मकसद ये है कि उस्ताद की हैसियत अपनी जगह पे, और रिपोर्टिंग में उनका जो नाम था, सहाफ़त में जो उनका नाम था, वो आज भी ज़िंदा है, आज भी ज़िंदा है बिल्कुल। और वो उनकी अपनी मेहनत है और उनका अपना इखलाक है, अपना प्यार है, और उसकी बुनियाद पर लोग आज भी उनको याद करते हैं। जिस तरह आपने जिक्र किया कि हमने अपने न्यूज़ रूम को उनके नाम से मंसूब किया हुआ, उसके साथ इदारे के जितने भी लोग हैं आज भी उनको याद करते हैं। फिर मैं यही कहूँगा कि हमें इज्तिमाई तौर पर दुआ करनी चाहिए। अब तो चले गए, उनके तो और कोई चीज़ नहीं हो सकती। उनकी मग़फ़िरत फरमाए अल्लाह ताला, और उनके जो बच्चे हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए, और उनके भाई आमीन। बिलाशुबा इसका नेमुल बदल तो कोई नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला सबको सब्र अता करे, हम यही दुआ करें। शायद सिपरा साहब आप एक बात से एग्री करेंगे, फिर मुझे वाइंड अप करना है। जो टीम साई साहब बना गए हैं
बड़े नए रिपोर्टर आ रहे हैं हमारे पास, कुछ काम करने वाले भी हैं, कुछ नहीं भी काम करने वाले हैं। वो साई साहब की टीम जो है ना, उस जैसी टीम नहीं अब कोई बना पाया। देखिए, मेरे से गुस्ताखी ना हो जाए, लेकिन है तो ये हकीकत ही। उसकी वजह क्या है कि हमने उनसे सीखा, डांट भी खाई, लेकिन शाम में वो जेल रोड वाला जो दफ्तर है उसकी सीढ़ियाँ अभी भी याद हैं कि जब हमने आउट लगा के बाहर बैठना और साई साहब ने वहाँ पे डेरा लगाना और अगला घंटा डेढ़ वहाँ पे बैठ के गपशप करना। और जब इनका जिस रात उनकी डेथ हुई है उस रात भी उसी सीढ़ियों पे बैठ के उन्होंने दाल चावल जो है वो खाए हैं रिपोर्टर्स के साथ बैठकर। उसके बाद घर गए और ये मामला हुआ है। तो मैं कहता हूँ कि होता तो अपने पे है कि इंसान ने क्या सीखना है और क्या बनना है, लेकिन आपको मोटिवेट करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, आपको बैक करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। बहुत सारे वाकयात हुए SNGPL के बाहर, मेरे एजेंट माफिया से लड़ाई होगी, मेरे कैमरामैन को उन्होंने पकड़ लिया, मैंने साई साहब को फ़ोन किया यहाँ लड़ाई होगी, तो बड़ा मुझे अभी भी याद उनका। तो मैं से उन्होंने पूछा देर के ने मारे, मैं कहा मारे 10 ही है, कहते फिर वापस आ जाओ। इस तरह के मामला भी होते रहे हैं। होता हमें ये होता था कि पीछे हमारे एक बड़े बैठे हैं। और एक और चीज़ थी कि ये जितने शुरू में टीम थी, साई साहब उनको बिल्कुल अपने बच्चों की तरह साथ रखते थे। घर में ये जाते थे सारे ही खाना खाने, बिल्कुल इसी तरह। और फिर कोई ना कोई जो क्राइम रिपोर्टर्स होते थे खुसूसन साई साहब, तो उनको बिल्कुल साथ लेके चलते थे कि जैसे ये इनके अपने बच्चे हैं। और अभी भी वो मुझे याद है सारे क्राइम रिपोर्टर जो साई साहब के साथ 24 घंटे अटैच रहते थे। किसी को मुर्शद कहते थे, किसी को बेटा कहते थे। तो वो बस ये बड़ी साई साहब यादें रह जाती हैं किसी के जाने के बाद। और जब आपको कोई अच्छे अल्फाज में याद करता है, इससे बड़ी बात कोई नहीं। मेरी 2-3 दिन पहले एक ड्राइवर हैं हमारे ऑफिस के, उनसे मुलाकात हुई तो वो साई साहब का जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे साई साहब ने हमें एक बात कही थी, टाइम पे पहुंचना ज़रूरी नहीं है, सबसे पहले अपनी जान की हिफाजत करनी है, बाद में कहीं पहुँचने की आपने फ़िक्र करनी है। सबसे पहले आप लोगों की अपनी जान है तो काम है, वरना कुछ नहीं। तो आप ये देखें, ये वो लोग आप अपना भी थोड़ा बताएं ना कि जब आप वहाँ से गुजरती थी तो मैं तो अक्सर जिक्र करती आपकी जो इमला की गलती मैं ना सिर्फ इमला की गलती है, शुरू में क्योंकि मैं बड़ी डरी रहती थी, कंफ्यूज रहती थी, मुझे कहते थे हंस लिया कर कुड़िए, तो मैं बड़ा छुप के गुजरती थी। लेकिन बिलाशुबा वो उनके अल्फाज आज भी याद हैं। और मैं हर किसी से जिक्र करती हूँ कि जैसे घर में बड़ों का एक रोब और दबदबा होता है, साई साहब की शख्सियत हमेशा मैंने वैसी पाई। लेकिन फिर जब कभी भी हम उन्हें देखते थे ऑफिस के अलावा, तो उनकी मोहब्बत, उनकी शफकत, जिस तरह से वो बातचीत करते थे, हमेशा याद रहता है। तो बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी फैमिली को सब्र दे। और अली साई साहब, बिलाशुबा ये आपके लिए बहुत बड़ा दिन इस लिहाज से भी है कि हर कोई जब उनकी बात करता है, अच्छे अल्फाज में याद करता है, तो खुद ब खुद आपका दिल भी बड़ा होता है और अच्छा फील होता है कि आपके नाम के साथ इतना बड़ा नाम जुड़ा है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अपनी दीगर खबरें शामिल करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। और हर रोज़ हम जिक्र करते थे सियासी हलचल, कल तो सियासी भूचाल ही आ गया। खबरें शामिल कर लेते हैं जी। आज की टॉप स्टोरीज क्या हैं? पहली खबर, इमरान खान का अपनी पार्टी को सरप्राइज, चौधरी सरवर बरतरफ, उमर सरफराज चीमा नए गवर्नर पंजाब। वज़ीर आला के इंतखाब के बगैर इजलास मुलतवी, ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज, ईवान में धरना। ईवान की बिजली पानी बंद, ऑपोजिशन अरकान ने अंधेरे में रोजा अफ्तार किया। और शुक्र है गैर आईनी काम से बच गया, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, चौधरी सरवर का जवाब। जी तो नाज़रीन, ये है हमारी खबरें, इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। सिपरा साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। मैंने कहा ये बहुत चाल था, वाकई था? जी बिल्कुल इसी तरह है कि ये आइनी बहरान है और ये हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है, चाहे पंजाब की सतह पर देख लें, चाहे विफाक की सतह पर देख लें। अब कल जो विफाक में फ़ैसला है उस पर बहुत सारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब देखें उसका सुप्रीम कोर्ट में क्या फ़ैसला आता है, ये तो बात की बात है। दूसरे, हम चौधरी सरवर साहब का अचानक चले जाना, और मुझे तो इस बात पे था कि 3-3.5 साल वो गवर्नर रहे, उन्होंने नून लीग को छोड़कर आपको ज्वाइन किया और फिर उसके साथ आपके साथ चलते भी रहे, और जो उनको जब खबर उसकी रिलीज़ की गई तो उसमें बरतरफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। तो ऐसा क्या गुस्सा था जिसकी बुनियाद पर इतने सख्त अल्फाज का चुनाव किया? ये भी हो सकता था कि ओहदे से हटा दिया गया या ओहदा जो है वह वापस ले लिया गया। अब टर्मिनेट करना या बर्खास्त करना या बरतरफ का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, यह किसी गुस्सा में होता है, और फिर साथ में कहना कि थोड़ी देर के बाद, और फिर उस बंदे की लॉटरी निकलना, ये जिनका नाम है गवर्नर जो अब बन गए हैं,
इनको तो 3.5 साल पूछा ही किसी ने नहीं। ऐसे ही है बिल्कुल। ये तो उस वक्त साथ होते थे जब ये मीडिया को मैसेज देते थे कि इमरान खान साहब जो है वो इस जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यहाँ उनकी कॉर्नर मीटिंग होगी, यहाँ पर उनका जलसा होगा। ये सेक्रेटरी इतलात के तौर पर उनके लिए काम करते थे और 3.5 साल उनको पूछे नहीं। और फिर अचानक, इसका मतलब है कि आपके पास कोई और बंदा नहीं था, आपने अचानक हटाया और एक बंदा उसको ओबलाइज करने के लिए लगा दिया। और अब देखते हैं कि पंजाब असम्बली में क्या हालात बनते हैं। अदम एतमाद आई हुई है और नया वज़ीर आला कौन बनता है ये तो बात की बात है। शिप्रा साहब, ये क्राइसिस की वजह भी यही है कि जितने इनके साथ पुराने लोग थे किसी को पूछा ही नहीं गया जब ये इक़्तिदार में आए। सारे वो लोग इनके साथ थे जो पैराशूटर हैं। और चॉइस सरवर साहब की बात की जाए तो उनकी, जब मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था तो उनकी बातें सुन के ये लग रहा था, उन्होंने कहा कि मैंने 10 दफ़ा कोशिश की है रिज़ाइन देने की जब मुझे गैर आइनी काम करने का कहा गया। तो ये देख लें कि एक तरफ तो दावे करते हैं कि हम सिर्फ कानून के मुताबिक काम करते हैं, यहाँ पे इंसाफ का बोलबाला होगा। तो ये पीएम साहब जो हैं वो कप्तान के तौर पे यहाँ काम कर रहे थे। तो दूसरी तरफ जो अब उनकी कबीना के लोग हैं या जो उनके करीबी लोग हैं जो उनके साथ गवर्नमेंट चला रहे थे, वो ऐसी बातें करेंगे तो फिर ये चीज़ें सारी आपके सामने आती जाएंगी कि किस तरह वो एक बंदा ही इस पूरे मुल्क को लीड कर रहा है। 11 बंदों के लिए एक बंदा जो है वो कप्तानी करना और बात है, 22 करोड़ आवाम के लिए आपको मुशावरत चाहिए, आपकी कबीना है, आपके साथ इतनी बड़ी पार्टी है, आपके साथ इतने लॉ एंड ऑर्डर के अदारे हैं, सबके साथ आपको मुशावरत करनी चाहिए। आप इसी बात पे रहते हैं कि मैंने वो फ़लाँ ग्राउंड में ये कर दिया, फ़लाँ मैच में ये कर दिया। मैं भी क्रिकेट खेली है, क्रिकेट का और सिनेरियो है, आपने एक मुल्क चलाना है उसका और सिनेरियो है। तो चोई साहब की कल जो बातें थी वो बड़ी वो डिसहार्ट थे। इनकी तमाम जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की और जिस तरह उनको कल हटाया गया, उन्होंने कहा कि बड़े वाज़े तौर पर उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया था कि गैर आइनी काम करें, तो मैंने इस बात से इनकार नहीं। देखें, तो असेंबली का इजलास दी जाए अगर मेरी बात, असेंबली का इजलास बुला चुके हैं वो, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। उसके बाद रात की तारीकी में उन्हें कहा गया कि आप इजलास जो है इसको मुलतवी करें। परवेज इलाही साहब जो वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं वो हार रहे हैं। तो आप इतना बड़ा काम, और अगर ये स्टेटमेंट ठीक है तो मेरे ख्याल में इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने ये गैर आइनी काम नहीं किया और अलग सुबह आपका एक ट्वीट आ गया कि हमने उनको बरतरफ कर दिया। फिर उसके बाद कल उनकी बातें सुने, ट्वीट के साथ ही हाँ हाँ इसी तरह हुआ है। फेस्को चीफ को भी हटाया था, वो भी इसी तरह इन्होंने हटाया था। अच्छा, दूसरी बात ये रही कि उनका कल देखें कि उन्होंने कहा कि पंजाब एक सूबा नहीं था, पंजाब में 3-4 सूबे थे। कि हर जगह का डीसी और हर जगह का डीपीओ जो है वो उस एक ही फर्द वाहिद था उस इलाके में जिसकी बात सुनी जाती थी, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे साथ किसी ने बदतमीज़ी की तो मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। इसका क्या मतलब है कि वो 10 मरतबा रिज़ाइन भी देना चाह रहे थे, वो पार्टी से निकलना भी चाह रहे थे, वो पार्टी इस ओहदा को छोड़ना चाह रहे थे, उसके बावजूद उनको रखा गया और उन्होंने ओहदा उस वक्त में छोड़ा जब उनसे कहा कि आप ये गैर आइनी काम करें, इंतहाई गैर आइनी। तो फिर उसके बाद देखिए 10 दफा मैंने साथ में ये भी कहा कि परवेज खटक साहब एक सफ़ा लेकर आए और उन्होंने कहा कि इस पर दस्तखत करें। इसका क्या मतलब था कि आपका ओहदा तो था, आपको बेअख्तियार किया जा रहा है, अख्तियारात तो है ही नहीं, आपको बुलाया गया है और वहाँ के आगे कि आप इस पर दस्तखत करें और अदरवाइज जो है मामलात नहीं चल सकते। परवेज इलाही जो है वो इंतखाब हार रहे हैं, हारने की बात की जा रही है। उन्होंने कल भी जस्टिफाई किया था कि मेरा जो है ताल्लुक़ है वो मेरे जो दोस्त हैं चंद MPs उनका ना अलीम खान ग्रुप से ताल्लुक़ है ना तरीन से ग्रुप है। आप इन पे तो इस तरह की बात हो रही है ना, तासुर तो ये किया जा रहा है कि परवेज इलाही के अगेंस्ट थे। साहब का बयान आया तो वो तो नॉन लीग के थे, तो उन्होंने कहा जी कि हम जो गवर्नर साहब कहेंगे, जो चोई सरवर साहब कहेंगे, हम उनके साथ हैं। तो जो हर बंदे की अपनी एक स्टैंडिंग है, हर बंदे के अपने फॉलोअर्स। अच्छा, मेरिट पे बात करने वालों के लिए कह रहे हैं चौधरी सरवर साहब के खान साहब उस शख्स से ब्लैकमेल हो रहे हैं जिसके पास 9 MP हैं और वो कहते हैं जी ACDC पैसे लेकर लगते हैं। ये तो पहले एक दफ़ा वकास अकरम ने भी कहा था कि जो लगा रहे हैं, जो जितने भी पोस्टिंग्स हो रही हैं। अच्छा, ये बात पहले होती थी, मैंने भी ये खबर दी थी ना, रिकॉर्ड जो सारा वेस्ट कर रहे हैं, तो यही चीज़ें हैं ना। ये तो बल्कि मुझे एक DIG ने आज से कोई 6 माह पहले की बात है, एक बंदा था वो DPO नहीं लग रहा था, वो खुदे लाइन लगा हुआ था। तो मुझे DI साहब ने कहा कि फ़लाँ बंदे को पैसे लेके लगवा दिया गया। मैंने कहा सर ये कैसे मुमकिन है? उन्होंने कहा आप रिपोर्टर हैं, आप चेक करें। मैं तो चलो, तो जब इस तरह के हालात होंगे, इस तरह की चीज़ें चलेंगी और CM सेक्रेटेरिएट से इस तरह के मामला तय होंगे कि पैसे लेके अगर आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी
तो फिर आपकी डिलीवरी कैसी होगी? लेकिन ना जिनको फ्रंट मैन कहा गया वो तो भाग गए। वो जमील शायद गुजर उसका नाम है, उसकी जो वाइफ है जो खतून अव्वल की फरा जो है वो भी रात दुबई चली गई हैं। अगर उनको इस तरह का कोई मामला नहीं था और जिस तरह के इल्ज़ामात पहले तो ये नून लीग की तरफ से लगाया गया, मरियम नवाज ने लगाए, और उसके बाद अब उनका अपना बंदा गवर्नरशिप जो था उनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि पैसे लेकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग की गई है, ओहदे दिए गए हैं। तो फिर मुझे बताएं कि ये पहले बात तो 4 लोग जब इकट्ठे बैठते थे उसमें होती थी कि इस तरह की करप्शन हो रही है, लेकिन अब तो हर ज़द आम अब तो आ गई ये बात, अब तो हर कोई बात ये कर रहा है और उसके बाद सेकंड उनके अपने लोग कर रहे हैं, अपने लोग कर रहे हैं। अच्छा, मैं हमजा शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट भी शामिल कर लेती हूँ। वो कह रहे हैं जी कायदेवान के लिए इजलास बुलाने वाले जो है नाकामी देखकर भाग गए। अली साई साहब क्या कहेंगे? नहीं, ये बात तो बड़ी क्लियर थी और बड़ी वाज़ेह थी ना कि गवर्नर साहब ने भी ये इसी चीज़ को एंडोर्स किया कि रात को मुझे कहा गया कि परवेज़ लाई साहब आ रहे हैं, और फिर हमजा शहबाज के साथ इलेक्शन की रात को असद खोखर का आना और दूसरे लोगों का अशाइये में आना, ये चीज़ें तो वाज़ेह हो रही थी ना कि ऊपर अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो रही है तो नीचे पंजाब में भी गवर्नमेंट जो है वो PTI के हाथों से जा रही है, और जो उनके अलाइंस है वो तो बिल्कुल पिटता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें चोई साहब के जो वोट थे तकरीबन 150-60 के करीब थे और हमजा ने 202 की गिनती दिखाई थी वहाँ पे, और वो इसी स्ट्रेंथ पे वो पूरे कायम थे, और वो उनको ये लग रहा था कि ये वोटिंग होगी। लेकिन ये जो सारे मामला रात को तय पाए गए इस्लामाबाद में, और उसके बाद गवर्नर पंजाब का गवर्नर पंजाब को हटाया गया अहदे से, तो उससे ये चीज़ें साबित हो रही हैं कि PTI बड़ी बुरी तरह वफाक में भी और पंजाब में भी, उनके जो इत्तेहादी हैं वो भी, और ये पूरी गवर्नमेंट जो थी वो फेल हो चुकी थी। और इसकी ये वजह नहीं है, अपोजिशन ने बड़ी कोशिश की है, कोई शक नहीं, बिलावल भुट्टो ने, मरियम नवाज़ ने, मौलाना फजल रहमान ने और जरदारी साहब ने, इन सब ने बड़ी एफर्ट की है कि, लेकिन हमसे भी कोई पूछे, मैं खुद PTI को वोट दिया है। जितनी महंगाई हो गई है, मेरा नहीं ख्याल में नहीं, वो तो कहते हैं साजिश हुई है, महंगाई का तो इशू ही नहीं है। साजिश तो इनके खिलाफ होनी है ना। किसको साजिश कहेंगे? मुझे ये बताया ना, साजिश कहाँ से हुई है? साजिश तो हम लोगों के खिलाफ हो रही है। सही कहा। जिन लोगों ने ग्रोसरी करनी है, जिन लोगों ने सब्जी लेनी है, जिन लोगों ने जाके खरीदारी करनी है, 150 पे ना। अब देखिएगा अगले दिनों में जो निगरान सेटअप आएगा 200 तक पेट्रोल जाएगा। जब वो पेट्रोल बढ़ेगा तो आप कैसे देख सकती हैं कि जो घी की कीमतें हैं, जो ग्रासरी की कीमतें हैं, वो नहीं बढ़ेगी, वो तो जी बढ़ेगी। कैसे मुमकिन है? वो तो ना भी बढ़ रही हो तो बढ़ा देते हैं और कोई पूछने वाला ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो हम किस तरह कप्तान को ये कहें कि आपने चीज़ें बड़ी स्मूथ की हैं, यहाँ पे बड़ा चीज़ें, अब सारी चीज़ें तो खुलना। अगला वोट किसको दे रहे हैं? अगला वोट पीपल्स पार्टी। ये अभी डिसाइड कर लेंगे। अभी हालात आगे जो है वो कुछ समझ नहीं आ रहे कि वाकई करना क्या है, इस मुल्क का होगा क्या। परवेज़ इलाही साहब की स्टेटमेंट मेरे सामने है। ईवान में धावा अपोजिशन अरकान ने बोला हमारे नंबर पूरे हैं, तरीन और अलीम फारिग हो चुके, बेहतर है अलीम खान सोसाइटी का काम ही करें। मुस्लिम लीग नून ने शोर शराबा किया, हमलावर हुई जिस पर इजलास मुलतवी करना पड़ा। अच्छा, कल ये भी हालात देख के वो मछली मंडी तो हमने इजलास होता है, चौधरी साहब की ये कोई बात समझ नहीं आती। ये ऐवान में इस तरह की बातें होती हैं, यहाँ पे एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी जाती हैं, शोर शराबा होता है, चोर चोर के नारे भी लगते हैं, के नारे भी लगते हैं, हमला भी करते हैं। ये सारी चीजें होती हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। खवातीन में बेसिकली बात ये थी कि नंबर गेम का मसला था, नंबर आपने पूरे करने थे। अगर नंबर पूरे होते तो ये कोई शोर शराबा भी नहीं होना था, कुछ भी, ये इलेक्शन भी होना था, वोटिंग भी होनी थी, सब कुछ होना था। देखें, रात के वक्त में पता, रात के वक्त की बात तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन ये अलीम खान का और तरीन ग्रुप का जब अनाउंस करना था कि हम लोग हमजा शहबाज को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद हर चीज क्लियर हो गई, उसके बाद कोई दूसरी बात रह नहीं गई थी। फिर उसके बाद असद खोखर का भी चले जाना, उनका वजीर रहा वो, बड़ा करीबी था, ठीक है, वो भी चले गया। इन सब चीज़ों को देखते हुए अब 6 अप्रैल को ये होना है। अब 6 अप्रैल को भी होता है तो मेरे ख्याल में गेम जो अब बनी हुई है रहनी उसी तरह ही है, क्योंकि विफाक वाला गुस्सा भी तो किसी जगह पे जाके निकलना है ना, वो शायद चौधरी साहब पे निकल जाए। लेकिन ये बात कह देना कि हमला किया है या शोर शराबा था, ये असेंबली में होता है। आप जब बजट पे पेश करते हैं उसका क्या हालात होते हैं, बिल्कुल कोई किसी की बात कोई समझ नहीं आ रही होती क्या हो रही होती है। उसके बाद हम लोग बैठते हैं वो बजट की कॉपी खोल के, वो तकरीर तो कोई सुन ही नहीं पाता ना। कोई ऐसा बिल होता है जो थोड़ा मुतनाज़ होता है, उसमें भी ऐसे ही होता है। तो अपोजिशन का काम क्या है? अपोज करना ही है ना, शोर करना ही है। लेकिन ये जिस तरह खवातीन लड़ाई झगड़ा हो रहा था, मुझे तो लग रहा था कि बात कुछ कमेंट करूंगा तो नहीं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, यहाँ पे ब्रेक लगा लेना। हमने ब्रेक के बाद हम अगली खबर डिस्कस करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे जी हम। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और यहाँ पर सीएम साहब का जाते जाते एक बड़ा कारनामा भी हम डिस्कस कर देते हैं। मरी में जो जिम्मेदार थे उनकी बहाली के हवाले से जी बातचीत हमने सुनी है। ये कोई पूछने वाला है इनसे? जब वो इक़्तिदार में था कोई नहीं पूछने वाला था, अब चले तब तो इक़्तिदार में था, जाने के बाद तो हम देखते हैं सबकी बड़ी बड़ी खबरें निकलती। क्या था वसीम अकरम प्लस और सरप्लस क्या था जो भी था बहरहाल वो तो उनके प्राइम मिनिस्टर के लिए जब भी उनके खिलाफ जब भी उनके खिलाफ कोई बात होती थी। अब ये जो जितने एविडेंसेस आ रहे हैं, बातें हो रही हैं, अब देखें इतना बड़ा हादसा हुआ, वहां से हटाया गया, उसके बावजूद जाते जाते आपने लगा दिया, ना लगाते ना उसको सजा देते, कोई इंक्वायरी में देते। इंतजामिया थी हाँ बिल्कुल। पुलिस के तो वैसे इन्होंने चीजें चूंकि हाइप इतनी क्रिएट हो गई तो ये करते हैं कि नंबर गेम करने के लिए कितने अफसर हटा दिए उधर से। बेसिकली जिम्मेदारी तो जिले इंतजामिया थी और वाजे भी सब चीज़ें वाजे थी और कि ये बिल्कुल पहुंचे नहीं वहाँ पे। पुलिस वहाँ पे सबसे पहले पहुंची और वहाँ के लोगों को इन्होंने हटा दिया तो और इन्हें सुबह बदल कर दिया और इंक्वायरियाँ लगा दी। और ये जो मेन कल्परेट थे, जो एसी थे वहाँ पे, जो हर चीज़ के जिम्मेदार थे, उनको आप जाते जाते बहाल करते हैं और उसके बाद फिर एसी लगा जाते हैं। तो इसमें फिर चीज़ें मशकूक होती हुई नज़र आ रही हैं ना। जो सिप्रा साहब बात कर रहे थे कि पैसे लेके ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, तो हो सकता है जाते जाते ये छक्का भी मार गए हों। वसीम अकरम साहब जब आखिरी ओवर में आते थे छक्के ही मारते। मुझे तो फिर बार बार ये मैरिट और ये चीज़ें याद आती हैं कि वो लोग रखे गए हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से चलेंगे, कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, वो तो हमने सब कुछ देख लिया, लेकिन ये वाला ये सब कुछ भी होगा। इस तरह से करप्शन की जिन्होंने कहानियां दूसरों की खोली थी, इनकी अपनी भी खुल जाएंगी। देखें खुलेंगी, क्यों नहीं खुलेंगी। आप एक इक़्तिदार में रहे हैं और उसके बाद आपके जो ऊपर बैठा बंदा उसके बारे में है कि वो बड़े ईमानदार है, कुछ नहीं होगा, निचली सतह पे सारा कुछ होता रहे, तो फिर उसकी ईमानदारी कहाँ पे ठहरेगी। तो फिर जब सितारों का मामला भी आ जाए और वो भी गर्दिश में हो जाए और फिर कहीं सही हूँ कहीं ठीक ना हो, तो फिर अब मैं उस पर क्या कहूँ, कहीं ये सारे तो नामों का मसला आ जाए। कल जोशी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि 154 के कितने लोग थे उनके पास और उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो सीएमशिप कर सके। तो अब एक ही बंदे को आपने रखा तो इसकी कोई वजूहात तो हैं और जो वजूहात सामने आती हैं तकरीबन वही होती है। वो नजर भी आ रही है। आज से 2 माह पहले तक सिप्रा साहब, मैं और पूरा मीडिया जो था वो साजिश कर रहा था। अब इंटरनेशनल साजिश सामने आ गई है, बुज़दार साहब के खिलाफ आई है। अब अपने प्लेयर्स को नहीं देखते ना कि ये क्या कर रहे हैं। ये जिस तरह के छक्का इन्होंने मारा ये वाला, ये वसीम अकरम प्लस ही कर सकता है। मुझे याद है वसीम अकरम आखिरी 2-3 ओवरों में आते थे, सिर्फ छक्का ही लगाते थे, सिंगल तो खेलते नहीं थे। तो ये प्लस है बिल्कुल। तो ये उसी तरह का काम करेंगे ना, ये छक्के मार के गए हैं। लेकिन ये सिलसिला मेरे ख्याल से यहाँ रुकना नहीं, अभी तो बहुत बड़े बड़े इंकशाफात होंगे। देखिए इंतजामी अमूर पे वो बहुत वीक थे, एडमिनिस्ट्रेटिवली उन्होंने वो काम नहीं किया जो होना चाहिए। देख वो जब लगे ना उनकी अपनी जो जमात थी उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया, ना अपने एमपीएज ने उनको एक्सेप्ट किया, ना ब्यूरोक्रेसी ने एक्सेप्ट किया। पहले दिन से क्वेश्चन रेव हो गया कि वो उनको तो फाइल ही पढ़नी नहीं आती, उनको तो पता ही कुछ नहीं है। एक आईजी थे वो, उन्होंने खुद बताया, उन्होंने कहा कि सीएम साहब चेयर कर रहे थे एक मीटिंग को, तो कहते हैं कि वो प्रेजेंटेशन हम दिखा रहे थे, तो सारा कुछ दिखाने के बाद हमने कहा जी अप्रूवल चेयर ने देनी है, तो वो लेफ्ट राइट सीएम साहब देखने से तो कहते हैं कि फिर मैंने जो बंदा दिखा रहा था उसको मैंने कहा कि आगे करें, तो मैंने कहा सर इसकी आपने मंजूरी देनी है तो उसके बाद ये काम शुरू होंगे। तो मासूम आदमी थे और प्लस भी थे, तो ये जाते जाते काम कर गए। उमर मकबूल का ये तो बड़ा ज़बरदस्त कर लेकिन अभी इस तरह के बहुत सारे कारनामे सामने आएंगे और हम आपके साथ शेयर भी ज़रूर करेंगे। मुझे फिलहाल इस खबर को वाइंड अप करना है, एक ब्रेकिंग आपके साथ शेयर करनी है। खबर है जी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर पंजाब उस्मान बुज़दार को इस्लामाबाद बुला लिया। गवर्नर पंजाब और उस्मान बुज़दार को जी बुलाया गया। रहनुमा पीटीआई महमूद रशीद को भी इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत जारी की गई हैं। अवैस कियानी ने हमें ज्वाइन किया है। अवैस, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, जो पंजाब को जो सियासी महाज है उसके हवाले से और ऑप्शन से मुतल्लिक इमरान खान ने जो उस्मान बुज़दार हैं उनको भी और गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को पीएम हाउस जो है वो बुला लिया है। तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं मियां महमूद रशीद, उनको भी पहुंचने की बैत की गई है। पंजाब के सियासी बहरान में मुमकिन ऑप्शन पर मशावरत होनी है। पंजाब के गोलंबर के इस बारे वज़ीर आला और महमूद रशीद वज़ीर आज़म को जो है वो ब्रीफिंग जो है वो देंगे। गवर्नर पंजाब भी आइंदा लाहे के बारे में जो है अपनी तजवीज़ पेश करेंगे और पंजाब के हवाले से सियासी प्लान को हतमी शक्ल दी जाएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी।
वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। खबर क्या है, अगली खबर हमारे पास, वो डिस्कस कर लेते हैं। ईवान की बिजली पानी बंद, ऑपोजिशन अरकान ने अंधेरे में इफ्तार किया। अब ऐसा क्यों किया गया सिप्रा साहब? पत्नी कब्जा जब किसी जगह पे हो रहा हो तो उस वक्त तो इस तरह का होता है कि हाँ। उनके भी मीटर भी कटवा दें, उनके गैस कनेक्शन भी मुनक़ता करवाएं। यानी क्या कब्जा होने जा रहा है? कब्जा तो नहीं, एक जनरल बात कर रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ कि कब्जा जहाँ हो रहा हो तो वहाँ तो इस तरह की हरकत अच्छी लगती हैं। एक जिसको आप मुकद्दस ऐवान कहते हैं, जहाँ पे करोड़ों लोग जो हैं आपको वोट करते हैं और उसके बाद वहाँ पे आप आते हैं, आपको पहुँचाते हैं, इलेक्ट किया जाता है आपको, जिस और इलेक्ट करने के बाद वो लोग, यही लोग जो थे ये भी तो इलेक्ट होके आए हैं ना, वोट लेके आए हैं। इनके साथ भी तो लोग हैं ना जिनका आप कहते हैं कि हमारे साथ लोग खड़े हैं, ये भी वही लोग हैं जो आपके लाखों जो वोटर्स हैं, उन्होंने अपने हक राय इस्तेमाल करने के बाद इनको इलेक्ट किया और उसके बाद ऐवान में आए। मेरे ख्याल में ये बच्चों वाली बात थी कि वही होता है कि स्ट्रीट लाइट में क्रिकेट खेल रहे हो रात में और जिस घर से लगी हो अगर वो आउट हो जाए तो अंदर से जाके स्विच ऑफ कर देता है कि मैं तो आउट हो गया, बाकी उन्होंने खेलने देना। इस तरह के ये बच्चों वाली हरकत है। एहतजाज हो रहा था ना, एहतजाज क्या हो रहा था सर? ना कोई सड़क बंद थी, ना कोई कुछ हो रहा था, ना कोई तोड़ फोड़ हो रही थी। वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना, एहतजाज करना भी जमहूरी हक है। ये दोनों तीनों जमातें कहती हैं, सारी बल्कि जमातें इस पर तो मुतफिक हैं कि जमहूरी तरीके से आप एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। वो ऐवान में बैठकर अगर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसके बाद नमाज पढ़नी है, वुजू करना है, आप पानी बंद कर रहे हैं, ये खैर इखलाकी चीज़ है। और फिर आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं और वो करबला और हक्को बातिल की जो है वो मिसालें तो हक्को बातिल की देते हैं, करबला की देते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप हर चीज बंद कर रहे हैं। इस तरह नहीं होता, ये मुनाफिकत खत्म होनी चाहिए। अददी गेम है, एक ऐवान का तरीका कार है, उसमें आप लोग आ रहे हैं। अगर आप ये लोगों को अगर इफ्तारी करवाते, एहतजाज करने वालों की इफ्तारी करवाते, पानी देते, वहाँ पे मौलाना होते तो ये अच्छा जेस्चर जाना था कि गवर्नमेंट में ये इनको बिल्कुल इस चीज़ का इल्म भी था कि ये हार रहे हैं, तो फिर भी निगरान वज़ीर आला ने इफ्तारी करवाई है। इन्होंने इनके लिए नमाज का एहतमाम किया है, जो बंदे एहतजाज कर रहे हैं उनको पूरा वहाँ पे प्रोटोकॉल दिया गया है। तो इस तरह जब होता है तो ये बिल्कुल बंदा नजर आ रहा होता है कि ये बड़े किसी के कहने पे किया होगा ना, किसी फर्दे वाहिद का, तो ये वो डिसीजन नहीं है जिस तरह बिल्कुल अंधेरे छा गए हैं। आपने ये भी नहीं देखा इफ्तार का कस्टोडियन कौन है असेंबली का? आपके कैंडिडेट है ना जिनके बारे में गुहार रहे हैं। देखें मुकद्दस ऐवान का कस्टोडियन तो वो है बिल्कुल ऐसे। अगर वो भी कह रहे हैं कि ये लाइट्स, अगर उन्होंने कहा है या नहीं कहा, अगर चलें ठीक है, अगर आपके स्टाफ ने किया, जिसने भी किया, करने के बाद जो आपके हेड हैं, जो असेंबली को हेड करते हैं, उनका ये काम था कि इस चीज़ का नोटिस लेते और इन चीज़ों ये नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ, मैं फिर वही कहूँगा, ये बच्चों वाली हरकत है। ये नहीं है कि आप जिस ऐवान में आपके मुस्तकबिल के फैसले होने हैं, जिस कानून साजी होनी है, हमने आगे किस तरह मुल्क को चलाना है, मामला किस तरह चलने हैं, उस ऐवान में बंद करें बिजली। क्या आप अपना इमेज क्या आपको देखना चाहिए? ये अदम एतमाद आपके विफाक में और पंजाब सारे, आप तो देखें KPK में भी आ गया, जहां पर जा रहा है। आपका अपने मीडिया की तो नजर है, आपके इंटरनेशनल लेवल पे देखें ना, जिन लोगों की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, 2 लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार के साथ ताल्लुक है, जहाँ पे हमारी एक्सपोर्ट्स जाती हैं, वो सब चीजें वो देख रहे होते हैं। हम लोग तो एक जज्बाती तौर पे देख रहे होते हैं कि आगे कामयाब होगी, नाकाम होगी, वो पटवारी हो गए, वो यूटी हो गए, इन चीजों से बहुत बड़ा ये इम्पैक्ट बेसिकली आपके बैनुल अक़वामी सतह पर ज्यादा जाता है। तो इस तरह की चीजें आप करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में क्या इमेज आप देंगे? खुले दिल से एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए, जिसकी ज्यादा बर्तरी है, जिस सियासत की तरफ हम लोग जा रहे हैं, सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह पे, आप गली मोहल्ले में रहने वाले लोग जो है ना वो इख्तिलाफात शुरू हो गए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। माह मुबारक के रोज़े आप सभी लोग रख रहे होंगे, लेकिन रोज़ा रखने से क्या होता है जी, बहुत सारे लोग जो है वो पेट और मैदे के अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। रोज़ा रखने से ऐसा कुछ नहीं होता। रोज़ा तो आपके लिए बहुत ही एक अच्छी चीज़ है अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें। सेकेंडली, अगर हम वैसे भी देखें तो जब आप भूखा रहते हैं, आपके अंदर इस्तकामत भी आती है, तो बिलाशुबा कुछ ना कुछ सोच के अल्लाह ताला ने ये सब चीज़ें प्लान की होती हैं। लेकिन चूँकि हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, उस चीज़ का गलत मतलब देते हैं, गलत तरीके से उसको हैंडल करते हैं, तो फिर मसाइल हो जाते हैं। अब जब अफ्तारी में आप इतना कुछ बना लेते हैं और तमाम की तमाम चीज़ें तली हुई होती हैं, और फिर आजकल हमारे यहाँ जो हालात हैं,
ऑयल आप जितना मर्जी कह लें कि आप अच्छा ख़रीद रहे हैं, वो उस लेवल का नहीं होता, तो आपके लिए मसाइल बन जाते हैं। फिर आप मशरूबात का इस्तेमाल भी उसी टाइम अफ्तारी के टाइम कर रहे होते हैं, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल भी उसी टाइम कर रहे होते हैं, तो आपके लिए बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। मैदे के और पेट के अमराज हम देखते हैं नॉर्मली बढ़ जाते हैं। फिर इसके साथ साथ डायरिया का इशू भी, क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, साफ़ पानी बहुत ज़्यादा अहम होता है। हमने इस पर बात करनी है किस तरह से आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। अगर रमज़ान के रोज़े रखने हैं तो इसका असल मकसद आपको किस तरह से पूरा करना है। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर इसरारुल हक तूर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत क्या हाल शुक्रिया। चाल है आपका? थैंक यू वेरी मच। आपके वक्त का भी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हम रोज़ा तो रख लेते हैं और हम अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए रोज़ा रखते हैं। अब वो जो तरीक़ेकार बताया गया है कि आपने रोज़ा किस तरह से खोलना है, बिल्कुल उस तरह से नहीं खोलते। अब एक हमारे यहाँ रिवायत है, ख़ास तौर पर मैं लाहौरियों का जिक्र करूँ, एक बड़ा सा दस्तरखान होता है और फिर उसके बाद क्या होता है जी, रोज़ा अफ्तार करने के बाद आपकी तबीयत अपसेट होना शुरू हो जाती है, क्या कहेंगे? सबसे पहले रमज़ान की बहुत सारी देखने वालों को आपको मुबारकें और अल्लाह ताला सब के लिए खैरियत वाला सिलसिला करे। रमज़ान नो डाउट एक रहमतों का महीना है। इसको हम अगर अपनी तबीयत ख़राब कर लेंगे तो बहुत सारी उसकी बरक़ात से महरूम हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम पहले 5 रोज़ों में ही अपने किसी आदत की वजह से, ज़्यादा खाने की वजह से या किसी और वजह से बीमार पड़ गए, तो अगले 25 दिन जो हैं उसकी वो रूह जो है वो उससे हम महरूम होके डॉक्टरों के चक्कर, हॉस्पिटल के चक्कर, और उसमें हो सकता है कि हमें रोज़ा भी खता करना पड़े। हाँ, आप इबादत भी नहीं करते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि रोज़े के गिनती के 30 दिनों में हम कोई बहुत ज़्यादा फूड एडवेंचर में ना पड़े, ताकि उसकी सारी बरक़ात, उसके सारे फ़ायदे। सर यहाँ पे लोग यूट्यूब खोल के नई नई रेसिपीज़ देख रहे होते हैं कि बनाना क्या है। रमज़ान में नया कोई इबादत तो की जा सकती है। नई से मुराद ये कि ऐसी इबादत जो पहले रूटीन नहीं थी उसमें तो करी जा सकती है, लेकिन नया खाना ट्राई करना रमज़ान में मेरा ख़्याल है कोई अक्लमंदाना काम नहीं, क्योंकि गिनती के दिन हैं, कीमती लम्हात हैं। उन लम्हात का फ़ायदा उठाने के लिए दिन और रात को ये सोचना चाहिए कि हम कल से बेहतर कैसे अपने आप को कर सकते हैं, ना कि कल से बेहतर हम खाने को, दस्तरखान को वसी कर सकते हैं। क्योंकि उससे एक्सपेरिमेंटेशन में होगा क्या, रूटीन से हट के आप खा रहे होंगे, कोई नई चीज़ खा रहे होंगे, एक ऐसी चीज़ खा रहे होंगे जिसको शायद हमने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया, या उस जगह से या उस तरीके से पका के नहीं किया। उससे लामहला जिस्म को अडेप्ट करने में, उसको प्रोसेस करने में हो सकता है दुश्वारी का सामना हो। और उसमें जबकि सोने जागने का मामूल डिस्टर्ब हो गया है, खाने की मिकदार डिफरेंट हो गई है, खाने की किस्म डिफरेंट हो गई है, तो इस सारे सिलसिले में बहुत सारा हाजमे का प्रोसेस पहले ही मुतासर हुआ होता है। उसमें से अगर आप सोने पे सुहागा, अगर हम ये नए खाने और नए तरह के खाने और बाज़ात बाज़ारी खाने ऐड करते हैं तो लामहला पेट के मसाइल, सेहत के मसाइल बढ़ जाते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, सिंपल जो हम चीज़ें कहते हैं कि हम अगर रमज़ान में ये चीज़ें खाएं, सादा ग़िज़ा खाएं, तो आपका मैदा भी ठीक रहेगा, पेट भी ठीक रहेगा, और लेकिन हम उसके नुकसानात भी ज़रूर मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जो हम बड़ा दस्तरखान लगाते हैं, पकौड़े, समोसे, साथ ही ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, लेकिन सिंपल ग़िज़ा कैसी हम खा सकते हैं? देखिए, सिंपल ग़िज़ा में ये है कि जो 11 महीने हम खाते रहें, अगर उसी तरह से हम फूड प्लान रखें, जो नाश्ता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा फ्लूइड के साथ या थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ सहरी का दर्जा दें, और रात का खाना जो हम रूटीन में ले रहे हैं 11 महीने, उसी तरह का खाना अफ्तार के वक्त लें, तो बहुत हद तक हम इन सारे मसलों से बचेंगे। मतलब सुबह का नाश्ता जो हम रूटीन में से 7 बजे करते हैं या 8 बजे करते हैं, उसको हम सहरी के तौर पे 4 घंटे पहले कर लें, और जो खाना हम रात को खा रहे होते हैं, उसको डिनर कर रहे होते हैं, उसको हम अफ्तार के वक्त थोड़ा सा पहले कर लें, अर्ली डिनर कर लें, तो बहुत सारे मसले बाज। इसमें फ़ालतू क्या करने की ज़रूरत है। गर्मियों के रोज़े हैं, 12 से 13 घंटे का रोज़ा है, तो हमें अफ्तार से लेके अगली सहर तक एक्स्ट्रा 8 से 10 गिलास पानी या पीने वाली चीज़ों की ज़रूरत है। ये एक एडिशनल चीज़ है जो रोज़े के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ज़रूरत होगी जिस्म को। बाकी जो फूड इंग्रेडिएंट्स जो हम कोशिश कर रहे होते हैं शायद तवानाई हासिल करने की या चस्का बनाने की, वो शायद उसकी ज़रूरत नहीं है। सादा खाने से मुराद यही है कि ताज़ा फल, सब्ज़ियाँ, दालें, सब्ज़ी, गोश्त, रोटी, चावल, जो भी आप पहले से ले रहे हैं उसको आप कंटिन्यू। अच्छा डॉक्टर साहब, होता क्या है, क्योंकि हमने 12-13 घंटे का रोज़ा रखा है और जब अफ्तारी के लिए आपके पास इतनी सारी चीज़ें पड़ी हैं, एकदम से आप वो खा लेते हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है, आप बड़ा लेज़ी फील करते हैं, कभी इधर गिरे कभी उधर गिरे, क्या वजह होती है?
किस तरह आपको अपना खाने की क्वांटिटी कितनी रखनी चाहिए? देखिए, खाने की क्वांटिटी भी वही है कि उसमें एक्स्ट्रा देखें, जब हम सहज करते हैं तो उसमें हम एक दफ़ा पेट को भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि अंदर खाना स्टोर हो जाए और वो आहिस्ता आहिस्ता 12 घंटे रिलीज़ होता रहे और हम सारा दिन ठीक रहें। तो एक दफ़ा 6 से 8 घंटे में मैदे में खाली होना ही होना है। हाँ, तो उसमें आप एक्स्ट्रा भी ऑर्डिनरी भी भर लेंगे तो प्रोसेस ऐसा पहले है कि सहरी में हमारी ये पोजीशन होती है ना कि हमने रोजा रखना है तो ज्यादा से ज्यादा भर खाना लें। इतना खा सकते हैं। उसको बैग को ज़रूरत से ज़्यादा भर ले। हाँ। मैदे को एक बैग के तौर पे देखें तो उसको ज़रूरत से ज़्यादा भर ले ताकि सारा दिन उसकी हाजत ना रहे। लेकिन ये देखें, इसने एक दफ़ा खारिज होना है, सारे जिस्म ने उसने मैदे ने खाली होना है, तो मैदा में स्टोर्ड फूड की वजह से रमज़ान नहीं गुजरना या रोज़ा नहीं गुजरना, वो बेसिकली दिमागी ताकत से गुजरना है। वो इस सोच के तहत गुजरना है कि अल्लाह ताला का हुक्म है और उस हुक्म के तहत हम खाने से इज्तनाब कर रहे हैं। उसको अगर हम भरने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा, चाहे सहर के वक्त हो चाहे रफ्तार के वक्त हो, फिर उसके मसाइल शुरू हो जाएंगे। ख़ास है, एक बैग की तरह है स्टमक, अगर उसको ज़्यादा भर लेंगे तो खाना गले की तरफ आगे जाने का तो एक टाइम है, वापस गले की तरफ आएगा। गले की तरफ आएगा तो मैदे में कुदरती तौर पे तेज़ाब होता है, उससे सीने में जलन, सीने में दर्द, और पेट ये का फाड़ा। नॉर्मली रमजान में लोगों को इशू हो जाता है। हर दूसरा बंदा ये कह रहा होता है कि कड़वा पानी आ रहा है। जी, ऐसे में कड़वा पानी बेसिकली तेज़ाबियत की वजह से कड़वा फील हो रहा होता है, क्योंकि मैदे की लाइनिंग मोटी होती है, दीवार मोटी होती है, उसको आदत होती है स्टमक को टॉलरेट करने की। लेकिन वही स्टमक का एसिड जो है जब खाने में शामिल हो के, जब खाना ज़्यादा भरा होता है मैदे में, तो वापस खुराक की नाली में आने की कोशिश करता है। उसमें तेज़ाबियत की वजह से खुराक की नाली में जलन का एहसास पैदा होता है, जिसको कड़वा पानी भी कहते हैं, सीने की जलन भी कहते हैं, गर्ड कहते हैं आसान ज़बान में, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसका इंसिडेंस बहुत बढ़ जाता है। फिर उसके बाद अगर ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं तो पेट में अफारा हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, फिर उसके बाद वॉमिटिंग की कैफियत हो सकती है। अगर उस खाने में कुछ हम कहते हैं घर में छोटे बच्चे रोज़ा रख रहे हैं तो चलो इनके लिए तो आपको बड़ा सा दस्तरखान लगाना है, हर चीज़ बहाना तो जी कोई भी किया जा सकता है, लेकिन यह है कि उसके ओवर ईटिंग के मिसाइल हैं, ओवर ईटिंग के मिसाइल हैं। फिर उसके बाद हम ये सोच रहे होते हैं कि 12 घंटे हमने खाने से इज्तनाब करना है तो ज़्यादा खा रहे होते हैं, उसमें बहुत सारा पानी और पीने वाली चीज़ें शामिल कर रहे होते हैं। तो ज़ाहिर है कैपेसिटी तो बैग की या मैदे की उतनी ही है ना, उससे जब भरेंगे तो उसके मसाइल शुरू हो जाएंगे। फिर उसमें जब मिर्च मसाला ज़्यादा, फ्राइड फूड ज़्यादा या ऑयली फूड ज़्यादा, और उसमें इम्प्योरिटीज़ वाला खाना जो बाज़ारी खाने हैं वो जब शामिल करते हैं तो फिर गैस्ट्रोएंटेराइटिस में दर्द, बुखार की कैफियत, टाइफाइड, हैज़ा, इस तरह की चीज़ें फिर बढ़ जाती हैं इंसिडेंस उसका। इसलिए सिंपल खाने से मुराद यही है, वही फूड प्लान जो घर में बनता है उसको लें और उसके साथ थोड़ा सा फ्लूइड ज़्यादा ले लें। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा लेना है तो कोई ऐसा फूड लें जो आपने पहले टेस्ट किया हुआ है, आपको तंग नहीं करता। जिस तरह थोड़ा दही का इस्तेमाल सहरी में बहुत मुफीद है, जिस तरह स्कंजबीन का इस्तेमाल अफ्तार में बहुत मुफीद है, उससे पानी और नमकियात की वो कमी जो होने का ख़तरा होता है वो भी पूरी हो जाती है। खजूर आमतौर पे हम 11 महीने शायद नहीं खा रहे होते रेगुलरली, जो कि बहुत अच्छा एक फूड है, उसको बहुत एनर्जी कंटेंट उसका बहुत अच्छा है, उसकी कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी है, वो उसका इस्तेमाल बढ़ा लें तो रमज़ान के पेशेंट भी खजूर का इस्तेमाल कर सकते जी हैं। 1 से 2 खजूर ले सकते हैं। और ये वो डाइट्स हैं जो कि फ़ायदेमंद भी हैं, जिनका तिब्बी फ़वाइद भी हैं, और उसके साथ पेट के बहुत ज़्यादा मसाइल मुंसलिक नहीं हैं। रोज़ा के साथ जो मुंसलिक समोसे, पकौड़े, जलेबियाँ, चाट, ये सारी चीज़, फ्रूट्स तो बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हैं, लेकिन उन्हीं फ्रूट्स को जब आप काट के मसाले डाल के उसके अंदर बहुत सारा सिट्रस डाल के एक कॉम्पोजिशन चाट के नाम पे बनाते हैं तो उसके साथ बहुत सारे उसके हाजमे के मसाइल, जो सिंपल सो कॉल्ड फ्रूट्स एक हेल्दी एंटिटी है, लेकिन जब उसको अपनी फूड प्लान्स के तहत उसमें कोई अल्ट्रेशन कर लेते हैं तो वो एक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आपसे पूछना है, कुछ लोगों को खाना जल्दी हजम ही नहीं होता, थोड़ा सा कुछ खा लें पेट में दर्द की शिकायत होना शुरू हो जाती है, और फिर 12-13 घंटे के रोज़े के बाद अगर उनके साथ ये मसला चल रहा है तो उनको क्या करना है? फिलहाल ब्रेक लेते हैं, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। डॉक्टर साहब, मैंने कहा कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, खाना हजम नहीं होता, थोड़ा सा कुछ खाए पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है, बेसिक वजूहात क्या हैं इसकी? देखिए, उसमें ये है कि कुछ लोग तो पहले से बीमार होते हैं, उनके पहले से मसाइल होते हैं मैदे के, जिस तरह गैस्ट्रिक अल्सर है, सीने की जलन है, ड्यूडनल अल्सर है,
IBS एक बड़ी कॉमन कंडीशन है जिसमें मेदे और आंतों की हरकत बेतरतीब हो जाती है, उसमें पेट पे दर्द होती है। और अब बाज़ औक़ात ये दर्द जो है वो खाने से मुंसलिक होती है, तो ज़्यादा चांसेस हैं तो इससे रिलेटेड डिसऑर्डर है, यानी गैस्ट्रिक अल्सर है, कोई मैदे में बरम है, अल्सर है, या छोटी आंत का ज़ख़म है या सोजिश है। तो उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। उसमें सबसे अहम, सबसे ज़रूरी जो हमारे माशरे में है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, गंदे पानी का एक जरासीम है, वो हमारी पॉपुलेशन बहुत एक्सपोज्ड है उससे। दूसरी बड़ी वजह पेन किलर्स का गैर ज़रूरी इस्तेमाल है, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल है, स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल है। तो जब स्टीरॉइड, एंटीबायोटिक, पेन किलर्स मिलती हैं तो वो मैदे में वरम और सोजिश का बायस बनती है, जिसमें मैदे में जब भी कोई बंदा कुछ खाता है तो उसको दर्द की कैफियत बढ़ जाती है। गैर महसूस तरीके से बास टॉनिक्स, वाइटामिन, हर्बल, ये भी मेरी मैदे की इंटरनल लाइनिंग को तंग कर रहे होते हैं। तो बंदा गैर महसूस तरीके से वेल बीइंग के लिए खा रहा होता है, उसको नहीं पता मैदे की कल्प्रिट वजह वही टॉनिक या हर्बल वो चीज़ है जो उसको किसी और फ़ायदे के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, किसी और वजह से वो खा रहा होता है। इसके बावजूद इसके अलावा जो पेट में दर्द के मसाइल हैं वो रोज़ाना हादसा अगर वार्निंग साइंस के साथ हों कि किसी का वज़न भी साथ कम हो रहा हो, किसी को खून की कमी भी हो रही हो, या कहीं को जिस्म में गिल्टियाँ नमूदार हो रही हो, तो पेट में दर्द जो है वो एक अलामत हो सकती है किसी ख़तरनाक बीमारी की, जिस तरह मैदे का कैंसर है, आंतों का कैंसर है, इस तरह की। लेकिन आम तौर पे जो थोड़ी बहुत कैफियत दर्द की गैस के साथ मुंसलिक होती है वो IBS, मैदे के वरम, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, क्रॉनिक हेपेटाइटिस, जिगर पे चर्बी, इन सब में थोड़े बहुत मैदे के मसाइल ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, रोज़ा रखना है, अब वो लोग जो कि किसी हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या दीगर बीमारियों में मुब्तला हैं, उनके लिए रोज़ा रखने के हवाले से क्या रिकमेंडेशन? देखिए, सबसे अहम, सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि बहुत सारे मरीज़, ये मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि हमारे यहाँ बहुत एक दिमागी ताकत के साथ रोज़ा रखा जाता है, और हमारे बहुत सारे ऐसे मरीज़ जिनके बारे में हम सोच रहे होते हैं कि शायद ये रख सकें या ना रख सकें, तो बिलीव यू मी कि वो बहुत अच्छा रोज़ा रख लेते हैं। तो इसलिए इसके बारे में यही है कि हर बंदे की पर्सनल विल और ख्वाहिश पे बड़ा मुंसलिक है कि वो कितना अच्छा रोज़ा टॉलरेट करता है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें डायबिटीज़ ख़ास तौर पे, जिसका इंसिडेंस अराउंड 20% है। तो अब ये देखें कि हर 5वां शख्स इस कश्मकश में है कि रोज़ा रखने के नाम। इसी तरह ब्लड प्रेशर है, इसी तरह हेपेटाइटिस हर 10वां मरीज़ है। तो बहुत सारे लोग अपनी हेल्थ कंडीशंस को लेके ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उसमें ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हेपेटाइटिस है, और रमज़ान के महीने में उनकी ख्वाहिश होती है कि वो रोज़ा रख सकती है। उस पर थोड़ी बहुत अल्ट्रेशन के साथ अगर एक मशवरा किया जाए तो ये है कि रमज़ान से कुछ दिन पहले अपने मौलवी से मशवरा कर लें कि मैं रोज़ा रख सकता हूँ कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, कुछ दवाइयों की एडजस्टमेंट रोज़ों से पहले टाइमिंग के हिसाब से और रोज़े की 12 घंटे के खाली पेट के हिसाब से वो अगर मुआलिज के मशवरे से करवा लेगा अपने नुस्खे में, तो उसके साथ वो बहुत हद तक इन बीमारियों के साथ भी रोज़ा रख सकेगा। सही। इसमें कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें हम तिबी तौर पे हम मना कर देते हैं कि रोज़ा रखना उसकी सेहत को, उसकी बीमारी को, ओरिजिनल बीमारी को बढ़ाने का सबब बन सकता है। मसलन जो किडनी पेशेंट्स हैं जिनका बैलेंस इस तरह से है कि उनका वेस्ट मटेरियल जिस्म से किडनीज निकाल ही रही, और उनका किडनीज का बड़ा हिस्सा रीनल फेलियर जिसको कहते हैं, उसके पेशेंट्स जो हैं वो आम तौर पे हम उन्हें कह रहे होते हैं कि आप रोज़ा ना रखें, क्योंकि डिहाइड्रेशन उनके किडनी ओरिजिनल प्रॉब्लम को बढ़ा देगी। इसी तरह हार्ट पेशेंट्स को हम बाज़ औक़ात एक्स्ट्रा फ्लूइड या हम डिहाइड्रेशन से मना कर रहे होते हैं, तो उनका बैलेंस भी बड़ा ट्रिकी होता है। इसी तरह बाज़ औक़ात ये जोड़ों के पेशेंट्स होते हैं, हाइपर यूरिसीमिया के पेशेंट्स होते हैं, ऐसे पेशेंट्स जो जिनका बैलेंस पेन किलर मेडिसिन के अलावा रेगुलर इंटरवल ऑफ मेडिसिन के साथ उनका गुजारा हो रहा होता है, उनको भी हम मना कर देते हैं तो रोज़ा ना रखें। चलिए जी, इस पर ज़रूरी है कि आप अपने ज़ाती मौलिद से अगर पहले सारी डिटेल में बातचीत कर ले तो उसके बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपने रोज़ा रखना है या नहीं रखना। डॉक्टर साहब, मैसेज चाहेंगे देखने वाले? मैसेज यही है जी, वही पुराना मैसेज जो हर दफ़ा मैं देता हूँ कि फूड फेस्टिवल ना बनाए रमज़ान को, और रमज़ान को उसकी रूह के साथ समझने की कोशिश करें। और वो रूह यही है कि हम एक खाली मैदे के साथ उस फीलिंग को समझ सकें जो गरीब आदमी बाज़ औक़ात किसी वजह से खाना ना मुहैया होने की वजह से उसकी फीलिंग्स होती हैं, उसको समझ सकें और उस अल्लाह ताला की रज़ा पे कंसंट्रेट करें कि ये हम किस बड़े मकसद के लिए रोज़ा रखते हैं, ना कि हम
अपने मुंह के जायके के लिए उसको सुबह शाम की पार्टी टाइम बना लें। बिल्कुल सही कहा आपने। नॉर्मली वैसे लोगों के रवैये तो ऐसे ही हैं, लेकिन असल मकसद जो रोज़े का है वो हम भूल जाते हैं, वो याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त का। शुक्रिया नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। खुश आमदीद। माह मुबारक है। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आपने रोज़े रखने और अपनी सेहत का ख्याल रखना है। डॉक्टर इसरारुल हक तूर साहब ने बहुत डिटेल में हमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बताई हैं कि हमने किस तरह अपनी सहरी और रफ्तारी को मैनेज करके अपनी सेहत का ख्याल भी रखना है। हेल्दी रहने के लिए आपको कुछ हल्का फुल्का एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो आज की हेल्दी टिप हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलें जी, आज की हेल्थ टिप क्या है? हमारे साथ रहमान मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगे। ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। माह रमज़ान, रमज़ानुल मुबारक, आमद आमद। और इसके साथ अपनी फ़िटनेस का भी ख्याल रखना। ज़ाहरी बात है कि जैसे जैसे मैं नज़र आता हूँ मैंने आपको फ़िटनेस के बारे में तो कहना है और आपको गाइड करना है, पुश करना है। माह रमज़ान में आपने दुआएं भी करनी हैं, अल्लाह को याद करना है, रोज़े भी रखने और साथ फ़िटनेस का भी ख्याल रखना है। पकौड़े वगैरह ज़्यादा नहीं खाने, लेकिन उसके साथ आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे कि बैंड है। अब टाइमिंग का भी इशू आ जाता है। घर में हम जिम जैसी सारी फॉर्मेलिटीज़ कैसे पूरी कर सकते हैं? यस, इस बैंड के साथ, रेजिस्टेंस बैंड के साथ। आज मैं आपको इसका कंप्लीट बॉडी वर्कआउट बताऊंगा, लेकिन बैंड के साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। लेकिन वही मैं बार बार कहूँगा कि आपने बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी, क्योंकि ये सारी चीज़ें कम्बिनेशन करती हैं। 60% डाइट है और 40% आपकी ट्रेनिंग है। तो चलें फुल बॉडी वर्कआउट बैंड के साथ, कंप्लीट होम वर्कआउट हमने करना है बैंड के साथ। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेट वार्म अप होगा, उसके बाद 3 सेट की डिफरेंट कम्बिनेशंस होंगी। तो चलें, आप भी सोच रहे होंगे कि बैंड के साथ वर्कआउट हम कैसे कर सकते हैं। स्टार्ट करें, चलें। फर्स्ट बाइसेप फुल बॉडी वर्कआउट मैं बताऊंगा। इसको पाँव में आप फिक्स कर लें, शोल्डर लेवल, सिंपल। बाइसेप फिक्स्ड होंगे और नाउ अप एंड डाउन। इसको साइड एंगल से मैं बताता हूँ डिफरेंट, ताकि आपको फिक्स पता चले। बाइसेप फिक्स्ड, नाउ 1 2। आपने डिफरेंट मूवमेंट नहीं करनी। बाइसेप आपके फिक्स्ड रहेंगे, फोर आर्म सिर्फ आपकी मूव करेगी। ओके, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 सेट्स आपने करने हैं नाउ विद बैंड। इसी तरह पाँव में आपने ग्रिप करना है और लैटरल रेज। बाइसेप्स फिक्स्ड हो, आर्म स्टिफ हो। नाउ अप एंड डाउन। यस, ये तो जब आप करेंगे फिर पता चलेगा कि इसका लेवल क्या आता है। 4 5 6 7 8 9 10। रेजिस्टेंस बैंड के साथ लैटरल रेज। यस, 2 एक्सरसाइजेज। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये सारी एक्सरसाइज 3 सेट्स आपने करने हैं। 15 रैप्स, 15 सेकंड की ब्रेक के साथ 3 सेट्स आपने करने हैं। इसको आप नोट कर ले, प्रोग्राम को डाउनलोड आप कर लीजिएगा ताकि आपको भूला ना जाए और आसानी रहे कि करना क्या है। तो चलें साथ साथ वर्कआउट भी करते हैं। सेम उसी तरह आपने पाँव में ग्रिप करने हैं। नाउ फ्रंट रेज आपने करना है शोल्डर के लिए। फुल बॉडी वर्कआउट में बता रहा हूँ, मूवमेंट आपकी रहेगी क्योंकि बैंड लेग्स के साथ आपने पाँव के साथ आपने फिक्स कर लिए। नाउ फ्रंट रेज 1, यस, स्लोली डाउन 2 3 4 5 6। जब आप करेंगे फिर पता चले 7 8 9 10। बैंड में क्या होता है कि जब आपने वापस आना है वो स्लो आना है। जाना है नॉर्मल स्पीड में, आना है स्लो मोशन में, स्लो रेंज ऑफ मोशन। फिर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, इसको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हम कहते हैं। अब टाइम ज़ाया किए बगैर नेक्स्ट मूवमेंट हम करें। 3 सेट्स, 3 ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं। नाउ 1 साइड फिक्स, 1 ग्रिप हैंड, और इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है आपने। आर्म्स आपके स्टिफ हों। नाउ मूव, आर्म स्टिफ। नाउ मूव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
परफेक्ट। जब आप करेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि कैसे फुल बॉडी वर्कआउट है, और बैंड के साथ कंप्लीट होम वर्कआउट। जिम नहीं जा सकते, सामान नहीं है, एक्सपेंसिव है, बहुत सारी बातें, तो उसका हल निकाला है बैंड के साथ। बैंड के साथ होम वर्कआउट आपने करना है। सेम इसी तरह 15 रैप्स आपने अपोजिट डायरेक्शन में करने हैं। नाउ लास्ट ट्रेनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ आप इसको पाँव को वाइड ग्रिप में कर लें, चेस्ट अप, कोर टाइट, शोल्डर से बाहर आपने वाइड करना है। नाउ अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अगर आपको लगे कि लूज है तो आप इसको डाउन साइड थोड़ा सा और ग्रिप कर लें, क्योंकि मुझे थोड़ा लूज लग रहा है, बाजू बड़े हैं इसलिए। ओके, नाउ इसको इजीली और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। नाउ 1 2, शोल्डर लूज है, शोल्डर में स्ट्रेंथ नहीं है, परफेक्ट एक्सरसाइजेस कॉम्बिनेशन। 4 5 6 7 8 9 10, या वर्कआउट डन। 3 सेट्स आपने करने हैं 15 सेकंड की ब्रेक के साथ। परफेक्ट होम वर्कआउट। माह रमज़ान में ये सारा पैकेज आप डाउनलोड कीजिएगा और अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखिएगा। रहमान, थैंक यू सो मच। आपने हमारे व्यूवर्स को बताया कि रमज़ान में कैसे घर में आसानी से एक्सरसाइज की जा सकती है। अभी हमने एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद बाकी सेगमेंट शामिल करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, और अभी हमने जाना है जी आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि आप रोज़ा रख रहे हैं, बाहर जो लोग निकल रहे हैं, गर्मी की शिद्दत भी है, तो मौसम कैसा रहेगा टुडेज़ वेदर में। फ़ाहद इस वक्त बाहर मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। जी फ़ाहद, बताइए इस वक्त मौसम कैसा है और दिन भर कैसा रहना है। जी बिल्कुल, माह रमज़ान का दूसरा रोज़ा है और जो सूरज है वो तपिश दिखाने की कोशिश कर रहा है। आपको बताएं कि शहर में जो गर्मी है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। कम से कम दर्जा हरारत जो है वो आज 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। जबकि हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो वो 35% रिकॉर्ड किया गया है। हवा की रफ्तार 10 से 12 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ है, जबकि जो जनरल एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 174 174 रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि रोज़े हैं, शहरी जो है वो बिला वजह घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो सकती है, जिसमें पानी की कमी होने के बायस जो है वो बीमारियाँ और जो मुख्तलिफ मुश्किलात हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। तो शहरी हैं बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें, और अगर निकलें भी तो वो गीले कपड़े का और जो छतरी, ऐनक और दीगर चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल करें। जबकि जो मोटरसाइकिल वाले अफराद हैं उनके लिए ख़ास तौर पर एहतियाती तदाबीर जो है वो कही गई है कि वो जो गीला कपड़ा है वो अपने सर पर रखें, ताकि वो डायरेक्ट सूरज की जो तपिश है उससे बच सकें और जो हीट स्ट्रोक है उसका शिकार ठीक है फ़ाहद, बहुत शुक्रिया, आपने मौसम की सूरत हाल हमें बताई। अब हमने जानना है जी करेंसी रेट्स क्या हैं, तो शामिल करते हैं अपना सेगमेंट माल का हाल। रेट लिस्ट हमारे पास है, डिफरेंट रेट्स क्या हैं आपको दिखाते हैं। माल का हाल आपने जान लिया जी। अब हमने आपको बताने हैं कुछ टोटके, हम आपके साथ शेयर करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें जिसमें आपको परेशानी रहती है, जिसमें आप आसानी से किसी चीज़ का हल चाहते हैं, तो वो भी सिलसिला हमने आज से शुरू किया है। तो आज के टोटके क्या हैं, आज आपके साथ हम क्या चीज़ शेयर करने वाले हैं, हम इरम आपा की तरफ चलते हैं, वो हमें बताएंगे। जी आपा। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरम नईम। आज हम बताएंगे कि रोज़े के दौरान आपको जब भूख लग जाती है या आपको कम एनर्जी की फीलिंग्स होती हैं या आपको कमज़ोरी का एहसास ज़्यादा हो रहा होता है, तो उसमें आपने सहरी में क्या करना है। तो होता यह है कि हम लोग सहरी में बाज़-औक़ात ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिससे एकदम से हैवीनेस हो जाती है और हमारी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो जाती है दोपहर तक। तो सारा दिन हमने कुछ ना खाए पिए बगैर तो रहना है, तो इसके लिए बेहतर है कि हम कोई ऐसा सामान, कोई ऐसा चीज़ करें अपने लिए जिससे हमारी एनर्जी बाहर रहे।
तो उसमें सबसे पहले मैं आपको कहूँगी कि आप पराठा देसी घी के साथ ज़रूर लें या रोटी चोपड़ी हुई मक्खन के साथ ज़रूर ले लें। अपने खाने में हर रोज़ आप लोग ऐसी चीज़ें लस्सी और दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। जो लोग चाय पीते हैं शौक़ से, वो पहले अपने खाने के साथ साथ चाय पिएं। आखिर में चाय पीने से प्यास भी लगती है और भूख भी बाद में शिद्दत इख्तियार कर जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है दलिया। तीसरे नंबर पे आप ऐसे कर सकते हैं कि जौ का दलिया बनाएं, दूध में या पानी में, और चीनी डाल के या बग़ैर चीनी के, जैसे आप लेना चाहते हो ज़रूर लें। इसमें आप शक्कर भी डाल सकते हैं। और जो कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें और भी ज़्यादा एनर्जी देती हैं, जैसा कि बादाम, नट्स वगैरह, जैसा बादाम है तो हम बादाम का शरबत भी ले सकते हैं। उसके बाद दही की स्मूदी बना सकते हैं फ्रूट्स के साथ, उससे भी बड़ी एनर्जी रहती है। और ये हम आखिर में जब हम अपनी सहरी को ख़त्म कर रहे होंगे उस वक़्त लेना है, ताकि आपका एनर्जी लेवल भी ठीक रहे और पेट भी उस वक्त एकदम से ना भरे। क्योंकि उसमें ये मसला होता है कि एकदम से हम बहुत सारा खाना, पानी और ऐसी चीज़ें ले लेते हैं, पेट भर जाता है और फिर बाद में थोड़ी देर और भोजन का एहसास होता है, और जब हम 10-11 बजे के बाद हमें भूख का एहसास होना शुरू हो जाता है। तो बेहतर है कि हम अपनी चीज़ों को आस्ता आस्ता स्लोली सहरी करें, वक़्त पे उठ के सहरी करें, और उसके बाद हम अपनी ग़िज़ाइयत से भरपूर सहरी का एहतमाम करें। जी रमापा, थैंक यू सो मच। आपने हमें बताया कि किस तरह से हम रोज़े में अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं और वो जो डाउन फील लोग करते हैं उससे आप बच सकते हैं। जी, सहरी और अफ्तारी में क्या होना चाहिए ये भी थोड़ा सा आपको गाइड कर दिया है। इसके साथ ही नाज़रीन इंशाल्लाह ये सिलसिला हम तमाम रमज़ान जारी रखेंगे, आपको टोटके भी बताते रहेंगे, हेल्थ टिप्स भी देते रहेंगे। आपका फ़ीडबैक हमें चाहिए, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल तक के लिए इजाज़त चाहिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।